आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अब बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। पंकज मटवाल, एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स। पंकज जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। पंकज जी, आज हम सेगमेंट की शुरुआत एक बेहद ख़ास चीज़ से करने वाले हैं। हम दर्शकों के सवाल तो हमेशा की तरह लेंगे ही शो पर, लेकिन आज एक ऐसे नुस्खे की हम बात कर रहे हैं जहां पर एफडी से ज़्यादा कमाई आपको मिलने का एक ज़रिया है। इस तरह के निवेश विकल्पों की तो अक्सर हम चर्चा करते ही रहते हैं, लेकिन हमारे एक सहयोगी हैं शरद दुबे, और वो कह रहे हैं कि डिविडेंड के मामले में सरकारी कंपनियां आगे हैं। एफडी से ज़्यादा डिविडेंड से कमाई करने वाली 10 कंपनियों के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं शरद दुबे। आइए सुन लेते हैं। आपके दर्शकों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि आप जब इन्वेस्ट करते हैं एफडीज़ में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलता है? 6%, 6.5%। लेकिन हमने रिसर्च में दिखाई है कि डिविडेंड यील्ड में कौन से वो अहम स्टॉक्स है जो आईडीबीआई कैपिटल के रिपोर्ट में आए हैं, जो आप कह सकते हैं जो डिविडेंड यील्ड जो है, एफडी रिटर्न जो सबसे ज़्यादा एक साल के टेन्योर में आता है, वो देखने मिलता है। और याद रखिए, टैक्सेशन वाइज जो है दोनों की इम्पैक्ट सेम होगी, आपके स्लैब पे लगेगी। अब आप बात करते हैं कौन से वो बैंक्स हैं जिनके एफडी रिटर्न्स आप देख सकते हैं। अब सालाना जनरल कैटेगरी का है, सबसे हाईएस्ट है, लगभग 6.3% आता है पंजाब नेशनल बैंक का, और वहीं पे 6.8% जो है सीनियर सिटीजन के लिए आता है। ये तो आपका मैक्सिमम रिटर्न्स हुआ एफडी से। अब हम बात करते हैं कि कौन से डिविडेंड किंग के स्टॉक्स है जिसमें हमें फोकस रखना चाहिए। अब याद रखिए, यहाँ पे जो है आप फोकस में रहेगा 10 अहम स्टॉक्स जिनके रिटर्न्स जो है एफडी से ज़्यादा आए हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये टॉप डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स जो ज़्यादातर ये सरकारी कंपनियाँ होती है, पीएसयूज होते हैं, मेटल्स होती है और आरईआईटीज़ भी होती है। लेकिन ये कौन से 10 अहम स्टॉक्स है उस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहला जो है स्टॉक आता है एनएमडीसी। यहाँ पे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग जो है डिविडेंड यील्ड देखने मिलता है। उसके अलावा आरईसी, गेल, पीएफसी, हुडको, इनमें भी जो है डिविडेंड यील्ड जो है आप देख सकते हैं लगभग 9% से ज़्यादा का है। संभावित डिविडेंड यील्ड है यहाँ पे भी आरईसी में अगले 12 महीने में लगभग 11% का जो है एक्सपेक्टेशंस और है कि डिविडेंड यील्ड बढ़ेगा। ये ब्लूमबर्ग डेटा है। अब इसका दूसरा लिस्ट ऑफ स्टॉक्स भी है हुडको के अलावा, जहाँ पे स्टॉक जैसे कि कोल इंडिया हुए, पीसीबीएल हुए, पावर ग्रिड हुए, ये सारे स्टॉक्स में भी आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड जो है 6% से ज़्यादा है। और कोल इंडिया और पावर ग्रिड में तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7 से लेके 8.5% तक का डिविडेंड यील्ड और आ सकता है पिछले अगले 12 महीने में। चलिए, ये वो तमाम सरकारी कंपनियां जो एफडी से ज़्यादा आपको डिविडेंड की कमाई दे रही हैं। और पंकज जी, भले ही हम रोज़ाना शो करते हैं जहां पर हम दर्शकों को कहते हैं कि किस तरह से आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बनाना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन जैसे नियमों की हम बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही लोग सुनते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा कमाई कहीं पर आपको होती हुई दिखाई दे रही है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। जिस कमाई का विकल्प हमें शेयरों के ज़रिए मिल रहा है, उनकी डिविडेंड की कमाई से मिल रहा है, क्या इस पर भुनाने के लिए, इसे भुनाने के लिए हमें कोई रणनीति अपनानी चाहिए? क्या इसे अपने निवेश पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए? कविता, पहली बात तो ये है कि ये जानने के बाद भी कि कुछ शेयर्स ने अच्छा डिविडेंड दिया है इस साल में, तो मतलब हम कोल इंडिया और गेल की बात कर रहे, साथ साथ इवन ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि आईटी कंपनी है, उसने भी 6% से अधिक का डिविडेंड दिया है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आम निवेशक जिनको इक्विटी मार्केट के बारे में ज्यादा समझ नहीं है, वो इस तरह से डायरेक्ट शेयर्स ना बाय करें। उसकी वजह यह है कि ये हमने देखा कि यहाँ पर डिविडेंड मिला, पर ये गारंटीड नहीं है। अगर मुनाफा होगा तो डिविडेंड मिलेगा। और कई बार आप जैसा शो पर लोग देख रहे हैं, हो सकता है कि बहुत से व्यूअर्स ये सोच के कि इन कंपनीज ने डिविडेंड दिया है तो आगे भी ऐसा ही देंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जब प्रॉफिट होगा तो उसमें से जो प्रॉफिट, जो सरप्लस है, उसमें से कंपनीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो जरूर निवेशकों को इक्विटी मार्केट के बारे में समझ होनी चाहिए, उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि पहले म्यूचुअल फंड के जरिए आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। अब जब म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे और वहां पर जो कंपनीज हैं पोर्टफोलियो में, उनका डिविडेंड आएगा तो वो भी आपके पोर्टफोलियो में जुड़ेगा, जिससे आपके म्यूचुअल फंड की एनएवी बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली डिविडेंड आपके हाथ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी एनएवी बढ़ रही है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ये समझने के लिए कि जहां पर डिविडेंड मिलता है तो इससे निवेशकों का फायदा होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि निवेशकों को ये समझ में नहीं आता है आसानी से कि कौन सी कंपनी आगे डिविडेंड देने वाली है या दे सकती हैं, किनकी ग्रोथ अच्छी है। इसको समझने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, जो आम निवेशक के लिए शायद पॉसिबल ना हो। तो मेरी सलाह यही है कि निवेशकों को पहले
म्यूचुअल फंड के जरिए, फिर पीएमएस के जरिए मार्केट में निवेश करना चाहिए। और फिर जब आपको समझ हो कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर रेगुलर डिविडेंड मिलता है या मिल सकता है कंपनी प्रॉफिट में, क्योंकि सरकारी कंपनी भी कई बार घाटे में जाती हैं और प्रॉफिट नहीं होता है, तो इसके लिए सोच समझकर, बट डेफिनेटली ये भी एक अच्छा जरिया है जहां पर डिविडेंड से कमाई हो सकती है। तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा जो है आप इसको दे सकते हैं, सौंप सकते हैं, लेकिन जैसा पंकज जी ने समझाया, मुख्य तौर पे आपका पोर्टफोलियो और आपकी कमाई जो है पोर्टफोलियो से, इस पर आश्रित नहीं होनी चाहिए। पंकज जी, अब आगे बढ़ते हैं और दर्शकों से जुड़ते हैं। और हितेश, हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। हितेश, गुड इवनिंग, बताएं क्या सवाल है? 25 लाख रुपए आपको लमसम लगाने हैं 15 साल के लिए? या 15 years horizon is there. अच्छा, ठीक है, चलिए। पंकज जी, बहुत सिंपल सा सवाल है इनका, बताएं। रुपए, हालांकि आपने कहा है कि एक मुश्त, मेरी सलाह ये होगी कि आप एसटीपी करें। एसटीपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, जहां पर आप पहले किसी कम जोखिम वाले म्यूचुअल फंड में पैसे को पार्क कर देते हैं। अधिकतर लिक्विड फंड या फिर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, उस तरह के फंड्स में पैसों को पार्क करते हैं, और वहां से जो आपने टारगेट स्कीम चुनी होती है, जिस इक्विटी स्कीम में निवेश करना होता है, अल्टीमेटली उसमें सिस्टमेटिकली ट्रांसफर करते हैं, उसे रजिस्टर करते हैं। तो मेरी सलाह होगी कि आप यहाँ पर छोटे समय के लिए लेकिन एसटीपी करें, एक साथ ना करें। और क्योंकि आपका लक्ष्य जो है वो काफी लंबा है, 15 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो ऐसे में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएनसी फंड, जो कि एक लार्ज कैप कैटेगरी तो नहीं कहूंगा, ये हालांकि थीमेटिक है, लेकिन निवेश इसका लार्ज कैप कंपनीज में होता है, एमएनसीज में होता है, एक अच्छा फंड है। दूसरा होगा क्वांट मल्टी एसेट फंड। ये मल्टी एसेट यानी कि इक्विटी, डेट और गोल्ड सभी तरह के एसेट में इन्वेस्ट करेगा, उसमें आप निवेश करें। साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। तो ये टारगेट फंड होंगे जहां पर अल्टीमेटली आपका पैसा जाएगा, लेकिन शुरुआत में इन्हीं फंड हाउसेस के जो लिक्विड फंड्स हैं वहां पर आपको अपने पैसे को पार्क करना होगा, और फिर आप उसके बाद 2 से 3 महीने की एसटीपी शुरू कर लें। 2-3 महीने में पूरा पैसा आपका यहां से लिक्विड फंड से इन स्कीम्स में पार्क हो जाएगा। ये जो आईसीआईसीआई प्रू एमएनसी फंड आपने रेकमेंड किया है और क्वांट मल्टी एसेट आपने रेकमेंड किया है, ये किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन देंगे इनके पोर्टफोलियो में? क्या कोई लार्ज कैप फंड आपको नहीं लगता इनके पास होना चाहिए, या मेल खाता होगा फिर एमएनसी से? बताएं जी, देखिए क्या है, एमएनसी जो है वो अपने आप में लार्ज कैप फंड ही है। अब क्योंकि अब मैं लार्ज कैप में कई बार ऐसा होता है कि फिर आप इंडेक्स फंड की तरफ जाते हैं कि उसके रिटर्न्स जो है वो ऑलमोस्ट जो एक्टिव फंड्स हैं उनसे बेहतर ही हैं। तो क्यों ना, अगर हमें रिटर्न्स कमाना है और लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप भी रहे, तो एमएनसी फंड क्या होता है, बेसिकली एक थीम है जिसका निवेश उन एमएनसीज में, या तो वो इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो कि इंडिया से बाहर भी लिस्ट हो सकती हैं, या फिर इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो इंडिया में भी लिस्टेड हैं, इंडिया से बाहर लिस्टेड हैं। और अक्सर ये होता है जो एमएनसी कंपनीज होती हैं उनका मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड या उनकी ईएसजी रिसर्च ये सब बेहतर होती हैं। तो इसके लिए एमएनसी फंड की जो थीम है, मुझे एक लार्ज कैप जैसा ही है, बट लार्ज कैप प्योरली, हम जब लार्ज कैप कैटेगरी की बात करते हैं तो सेबी के अनुसार वहां पर 80% एलोकेशन आपका लार्ज कैप कंपनीज में होना चाहिए। थीमेटिक फंड है तो इसमें वो कंडीशन नहीं होती है, तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप की तरह ही इसको ट्रीट कर सकते हैं और एक अच्छा फंड है, इसलिए मैंने सलाह दी है इनके 15 साल के होराइजन को देखते हुए। और दूसरा आपने जो बोला कि मल्टी एसेट क्यों, अब क्या है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है। ये मल्टी एसेट फंड जो क्वांट का है, इसको मैंने रिसर्च किया, अभी आप देखेंगे आने वाले समय में गोल्ड में रिटर्न्स बेहतर मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो निवेशकों को रिटर्न्स भी देखने होते हैं, तो यहाँ पर इस फंड के जरिए मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा अच्छा रिटर्न देखें शॉर्ट टर्म में भी, ताकि इनका म्यूचुअल फंड के प्रति विश्वास और बढ़े और ये लंबे समय तक निवेशित रहे। ऑलराइट, चलिए, आपको ये सलाह दी जा रही है हितेश जी। प्रवीण हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बताएं। नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर, एसबीआई ब्लू चिप में आप 5000 की एसआईपी कर रहे हैं और 2018 से आपने शुरू किया है। 10 साल में आपको चाहिए 1 करोड़ रुपए, निवेश बढ़ा पाएंगे आप? यस मैडम, मैं अभी 2018 से इसमें इन्वेस्टेड हूँ और अब मैं इसमें निवेश बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। चलिए, पंकज जी बताएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक लार्ज कैप फंड है और इसकी परफॉर्मेंस पिछले अगर 3 साल की बात करें, लास्ट 1 ईयर में करें, तो एवरेज परफॉर्मेंस रही है।
हालांकि बहुत पुराना फंड है, लेकिन क्योंकि लंबी अवधि में आपको एक ही तरह के मार्केट कैप वाले म्यूचुअल फंड्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपका निवेश लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप्स में हो तो बेहतर है। तो उसमें दो चॉइसेस होती हैं, या तो मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप। और फ्लेक्सी कैप में क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है और आप एक फंड में निवेश कर रहे हैं, तो मैंने आपको सलाह मेरी ये रहेगी कि आप इसकी बजाय फ्लेक्सी कैप में निवेश करें लंबे समय के लिए, ताकि आपको ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले या लार्ज कैप के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स मिल सके। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड हो सकता है, या फिर आप क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड इन्हें चुन सकते हैं। और जहां तक बात है कि 1 करोड़ रुपए, तो जितना आप निवेश कर रहे हैं उसमें तो खैर करीब करीब 14 लाख रुपए बन पा रहे हैं, यदि मैं 12% का CAGR से एज्यूम करूं। लेकिन आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है और उसके लिए आपको करीब 43,000 पर मंथ की SIP करनी होगी, तब आप 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं 10 साल में। चलिए, तो ये सलाह प्रवीण को मिलती हुई और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। पंकज जी बताएं, क्या है आपका निवेश का गुरु मंत्र? कविता, आपने देखा है कि ट्रेडिंग में अक्सर एक स्टॉप लॉस, ये बहुत ही पॉपुलर टर्म है कि निवेशक अपना एक स्टॉप लॉस लेके चले कि इससे ज़्यादा नुकसान होगा तो हम निकल जाएंगे। लेकिन मैं सच कहूं तो इन्वेस्टमेंट में सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि आप बिजनेस कर रहे हो या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या आप किसी भी ऐसी चीज पर जहां पर गारंटी रिटर्न नहीं है, इवन यहां तक कि जहां रिटर्न्स गारंटीड होते हैं बट कई बार वहां पर नुकसान होने के चांस लग रहे होते हैं, तो वहां से भी निकल जाना चाहिए। यानी कि आप बहुत लंबे समय तक रुके रहेंगे तो हो सकता है नुकसान बढ़ जाए। तो हर निवेशक को अपना कितना नुकसान हम सह सकते हैं उसकी समझ होनी चाहिए, और साथ ही जब ये लगे कि आप नुकसान यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पर रिकवरी के चांसेस नहीं है, तो जितनी जल्दी हो सके वहां से आपको लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। वहां पर लंबे समय तक रुकेंगे नुकसान बढ़ सकता है। चलिए, तो जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, यही मंशा है निवेश के गुरु मंत्र के पीछे जो हम हर हमारे मेहमान के जरिए आपके लिए लेकर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, इसी के साथ आज शो में शामिल होकर दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करें शो पर, अगर आप भी अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, तो अपने सवाल को व्हाट्सएप कर दीजिए। एक्सक्लूसिव नंबर है जिसके जरिए सीधा आप हम तक पहुँच सकते हैं, 9619873567। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी, कोई भी सवाल पूछना हो वो सवाल इस नंबर पर भेज दीजिए। हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। नमस्कार।